इन्होंने एक रिश्ता लगाया। क्या रिश्ता लगाया कि ए के अंदर बहुत अच्छा चेंज हो रहा है भाई, किसकी वजह से, बी की वजह से। तो लो ये रिश्ता लगा रहे हैं, तो ये जो साइन है किसका, प्रोपोर्शनलिटी का, ये किसका लगाने का साइन है, इनके पास रिश्ता लगाने वाला साइन है। अब इसका शादी करना है, तो शादी के लिए क्या होगा, ये जो रिश्ता लग गया था इसको फाइनल टच देने के लिए क्या लाया गया, एक इक्वल और एक कांस्टेंट। क्लियर हुआ। अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया ना, बन गया। तो यही हुई इक्वेशन की शादी। बार मैथ्स और फिजिक्स में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये एक सिर्फ क्या है, सिंबल है। बताओ इससे पहले जो कहानी देखे थे उसमें ये काम क्या करता था, ये लगाता था रिश्ता। कंपटीशन शुरू हो गया। जब ये 4 किलोमीटर भागता तो ये भागती फिर 4 किलोमीटर। जब ये 6 किलोमीटर भागता तो ये भागती 6 किलोमीटर। इसका मतलब एम्पियर दीदी के अंदर में एक नया एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। किसके आने से, बार भैया के आने से। हेलो दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स मेंटर वसीम सर। आज हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को समझेंगे एक कहानी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक गांव से। ये एक गांव का दृश्य है जिसमें इस गांव का नाम क्या है, अनुपातपुर। इसमें 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उसको समझ लेंगे पहले और उसी को दिमाग में रख के आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर है एम्पियर दीदी, दूसरा है बार भैया और एक तीसरे चाचा हैं संकेत चाचा, और एक मामा भी हैं जिनका नाम है कुक्कू मामा। तो हम लोग याद रखेंगे कि एम्पियर दीदी को ए से दिखाएंगे, बार भैया बी से शो होंगे और संकेत चाचा के पास कौन सा जादू का पिटारा है, जादू का पिटारा प्रोपोर्शनलिटी साइन, और इनको समझेंगे के से, कुक्कू मामा को। ठीक है। तो ये जो कहानी है एक लड़की की कहानी है जिसका नाम था एम्पियर दीदी। ये अनुपातपुर गांव में रहती थी। ये बेचारी बहुत डल रहती थी, ना एक्सरसाइज करती थी ना कुछ करती थी, एकदम डल रहती थी। तभी एंट्री इस गांव में हुआ वेरिएबल विलेज से। कौन आया, बार भैया। जब बार भैया आए तब देखा क्या गया कि पहले तो एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन जब देखा गया ये तो अच्छा बॉडी वाला है। अब ये क्या करता, सुबह सुबह एक्सरसाइज करता था। जब ये 2 किलोमीटर भागते तो अब क्या देखा गया कि एम्पियर दीदी भी सुबह सुबह उठी, बोले मैं भी भागूंगी। तब इसने भी कितना किलोमीटर भागा, 2 किलोमीटर। अब कंपटीशन शुरू हो गया। जब ये 4 किलोमीटर भागता तो ये भागती फिर 4 किलोमीटर। जब ये 6 किलोमीटर भागता तो ये भागती 6 किलोमीटर। इसका मतलब एम्पियर दीदी के अंदर में एक नया एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। किसके आने से, बार भैया के आने से। और इसको गौर करने वाला कौन था, संकेत चाचा। अब संकेत चाचा की एंट्री हुई। संकेत चाचा अपने हाथ में एक जादू का पिटारा लेकर आए जिसका नाम है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एम्पियर दीदी पहले तो डल रहा करती थी, लेकिन जैसे एंट्री बार भैया का हुआ इसके अंदर में तो नई ऊर्जा, नई एनर्जी आ गई। ये हुआ कैसे, तब ऑब्जर्व किया गया कि अच्छा इसके अंदर में जो चेंजेस आ रहा है एम्पियर दीदी के, वो किसकी वजह से आ रहा, बार भैया के आने की वजह से। तो इन्होंने एक रिश्ता लगाया। क्या रिश्ता लगाया कि ए के अंदर बहुत अच्छा चेंज हो रहा है भाई, किसकी वजह से, बी की वजह से। तो लो ये रिश्ता लगा रहे हैं। तो ये जो साइन है किसका, प्रोपोर्शनलिटी का, ये किसका लगाने का साइन है, इनके पास रिश्ता लगाने वाला साइन है। चलो ये बात तो समझ में आई। इन्होंने ऑब्जर्व किया, एम्पियर दीदी और बार भैया के बीच में रिश्ता लगा दिया। सिर्फ रिश्ता लगाया, देखा, ऑब्जर्व किया, उन्होंने बताया कि ये अच्छा रिश्ता है। अब इसको फाइनल टच देने के लिए इसकी एंट्री होगी कुक्कू मामा को। अब इन लोगों की शादी होगी। कौन सी शादी, इक्वेशन वाली शादी। ठीक है। तो इक्वेशन वाली शादी या इक्वेशन की शादी को कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन है, कुक्कू मामा का। कुक्कू मामा अपने साथ एक स्केल लेकर आए, एक साथ में क्या लेकर आए, इक्वेशन लेकर आए। और जब इन्होंने देखा कि अच्छा ये तो हमको फाइनल टच करना है, रिश्ता तो संकेत चाचा ने लगा दिया, बहुत अच्छा। अब जब ये रिश्ता लग गया तो अब इसका शादी करना है। तो शादी के लिए क्या होगा, ये जो रिश्ता लग गया था इसको फाइनल टच देने के लिए क्या लाया गया, एक इक्वल और एक कांस्टेंट। क्लियर हुआ। अब ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गया ना, बन गया। तो यही हुई इक्वेशन की शादी। कैसे, ये रिश्ते के जगह पे इसको फाइनल टच देने के लिए कौन आया, इक्वल और के। कौन, कुक्कू मामा किसके साथ आए, इक्वल के साथ आए, तो इनके बीच की शादी हो गई। तो ये कहलाई मैथ्स वाली शादी। चलो बच्चों नेक्स्ट चलते हैं।
अब क्या हो गया, शादी तो हो गया, अब रिश्ते पे असर होता है। क्या क्या असर होता है? कभी खुश होते हैं, कभी गम होता है, कभी खुशी, कभी गम, कभी रूठना, कभी मनाना। तो वही स्टार्ट हुआ। जब देखा गया कि जब प्यार होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जिस तरीके का बिहेवियर बी का रहता है उसी तरीके का बिहेवियर ए का रहता है। बहुत अच्छा। वो खुश रहता था तो ये भी खुश रहती थी, वो नाराज रहता था तो ये भी नाराज रहती थी। इसका मतलब है ये किस तरीके का है? प्यार वाला रिश्ता। अब अगला देखते, जब गुस्सा हुआ, जब लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, अब इसका बिहेवियर चेंज होने लगा। दिखने लगा क्या कि जब भैया बी खुश होता तो ए क्या हो जाती? नाराज हो जाती। और जब बी नाराज होता तो ए बहुत खुश हो जाती। तो ये आया एक रिश्ते पर असर। ठीक है, तो रिश्ता में खटास होता रहता है, कभी प्यार, कभी मोहब्बत। तो ये दिख गया। अब आगे की बात है कि इसी तरीके से जो संकेत चाचा थे वो क्या किए, गांव में बहुत सारे वेरिएबल्स का रिश्ता लगा दिए। ठीक है, वही बोला, संकेत चाचा ने कई वेरिएबल्स के बीच रिश्ता लगाया। मैथ्स का रिश्ता बनाने वाला सच्चा मसीहा बेचारा कौन है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये एक सच्चा मसीहा है रिश्ता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस मोरल ऑफ द स्टोरी से आपको ये स्टोरी बताने का क्या मतलब था? बस ध्यान रखना है कि ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, संकेत चाचा का काम केवल किसका था? रिश्ता लगाने का। मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन केवल क्या लगाएगा? रिश्ता लगाएगा। इक्वेशन बनाती है तभी जब कुक्कू मामा आते हैं। बेचारे अगर ये नहीं रहते तो शादी नहीं होता। तो इक्वेशन बनाने का काम कौन कर रहा है? कांस्टेंट, मतलब कुक्कू मामा। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन से ही रिश्ता बनता है, ना कि एडिशन से। इसका मतलब है x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, ठीक है, और x अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो हम लिख सकते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई टी। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ ना, तो मल्टीप्लिकेशन से ही रिश्ता बनता है, ना कि y प्लस टी एडिशन से। ठीक है बच्चों, ये पूरी स्लाइड्स को दिमाग में रखना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन? संकेत चाचा ए, एम्पियर दीदी बी, बार भैया के, कांस्टेंट। अब आगे पढ़ते हैं, इसको थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को के साइन को एक कहानी द्वारा समझने के बाद अब आपको पढ़ाई एकदम आसान लगेगी। अभी हम लोग साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को देख रहे थे, कई बार मैथ्स और फिजिक्स में इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये एक सिर्फ क्या है? सिंबल है। बताओ, इससे पहले जो कहानी देखे थे उसमें ये काम क्या करता था? ये लगाता था रिश्ता। ठीक है, ये रिश्ता को बताता है। लगाते कौन थे? संकेत चाचा। याद आया? हाँ, तो संकेत चाचा अपने पास जो जादू का पिटारा लेकर आए थे रिश्ता लगाने के लिए, तो रिश्ता लगाने के लिए कौन सा साइन का यूज कर रहे थे? प्रोपोर्शनलिटी का साइन का। वेरी गुड। तो यही लिखा, शो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज। समझ में आया बच्चों? अब अगले स्लाइड में देखते हैं व्हाट रिलेशनशिप। सही बात है, याद करो, जब गुस्सा हुआ करते था दोनों, जब प्यार था तो दोनों में क्या होता था? तो जब प्यार की भाषा होती है तो ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बी के, और तो बी क्या होगा? ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब सवाल उठता है कि सर इसका ये तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अब आप डायरेक्टली क्यों बोल रहे हैं? तो इसका एक कारण है। जब कभी भी दो टर्म, दो क्वांटिटी आमने सामने होगी, आमने सामने होगी, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्टली कहलाएगा। ठीक है, और जब बेचारा गुस्सा हुआ था, जब दोनों में लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पे क्या बिहेवियर था? एक खुश था तो दूसरा मायूस था ना? ऐसा वही कहानी यहां चलता है, उल्टा बिहेवियर शुरू हो जाता है। अब जो है y और x में, अगर x इंक्रीज कर रहा तो बेचारा y क्या हो रहा था? डिक्रीज, मतलब उल्टा बिहेवियर शुरू हो गया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली का वर्ड कब यूज करेंगे? उसके रख रखाव पे, मतलब क्वांटिटी अगर सामने सामने है तो डायरेक्टली हो जाएगा,
अगर उल्टा है तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली या इनवर्सली। ये कहानी समझ में आई आपको? चलो बच्चों, अब इसका अर्थ समझाता हूं, मीनिंग समझाता हूं, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। जब प्यार होता है तो इसका क्या मतलब होता है, अब मेरी जबानी सुनो। जब कभी भी बी इंक्रीज कर रहा होगा तो ए भी इंक्रीज कर रहा होगा, मतलब प्यार होगा तो दोनों में प्यार होगा। जब ये बेचारा नाराज होगा तो ये भी देख के उसको नाराज हो रही होगी, एम्पियर दीदी और कौन, बार भैया। ठीक है, एक और वर्ड लिखा हुआ है, ए इंक्रीजेज बी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। इसको भी अभी डिटेल करेंगे, वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है। अब चलते हैं इनडायरेक्टली का मतलब, मीनिंग को समझते हैं। इनडायरेक्टली वाले में क्या हो रहा है, उल्टा बिहेवियर हो रहा है, हो रहा ना। एक बेचारा गुस्सा है तो दूसरा बता बहुत खुश है, तो क्या हुआ, एक्स जब इंक्रीज हो रहा तो वाई डिक्रीज हो रहा। अब सवाल उठता है कि सर ये दोनों में वाइस वर्सा का वर्ड यूज हुआ है, वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है। वाइस वर्सा सिर्फ लिखने से बचने के लिए यूज किया जाता है। मतलब क्या कि अगर हम लिख रहे हैं कि इफ ए इंक्रीजेस बी ऑल्सो इंक्रीजेस, तो उल्टा भी होगा कि इफ ए डिक्रीजेस बी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो इसको ना लिखकर क्या लिख दिया गया, वाइस वर्सा। अगर यही हालत होता कि इफ ए का वैल्यू क्या हो जाता, डिक्रीज होता, तो बी का वैल्यू भी डिक्रीज होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में। बस हम इतना बोल देते हैं, दूसरी वाली बात नहीं बोलते। तो उसके जगह पे चाहिए ना, तो उसके जगह पे वाइस वर्सा होगा। यही कहानी यहां भी आएगी। अगर x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा, y का वैल्यू क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा है, तो उल्टा भी हो रहा होगा। कभी ये डिक्रीज हो रहा होगा x, और y क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसको ना लिखकर सिर्फ अगर वाइस वर्सा लिखते हैं तो काम हमारा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो अगले स्लाइड में देखो। अब आता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये बहुत अच्छा, याद करो वो कहानी जिसमें संकेत चाचा ने रिश्ता लगा दिया था, लेकिन फाइनल टच देने के लिए कौन आए थे, कुक्कू मामा। अब यहां कुक्कू मामा की एंट्री होगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन, जब इसको रिप्लेस करते हैं तो याद करो कि कुक्कू मामा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जगह पर क्या लेकर आए थे, इक्वल और के लाए थे कि नहीं लाए थे। तो ये क्यों होता है, रिश्तेदारी को जब शादी में बदला जाता है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब इक्वेशन में बदला जाता है, तब हम लोग रिप्लेसमेंट का खेल खेलते हैं। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल और के लिख सकते हैं। वाई कांस्टेंट इज रिमूविंग प्रोपोर्शनल साइन। अब ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम लोग ये इक्वेशन तो समझ में आता है सर इक्वल, लेकिन साथ में के क्यों लाते हैं, और ये के का नाम क्या है। वो कुक्कू मामा थे ना, कुक्कू मामा कांस्टेंट थे, उसी कुक्कू मामा को क्या बोला जा रहा है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्यों नाम पड़ा, कोई ना कोई नाम से पड़ता है। इसका चुन्नू मुन्नू किसी का नाम रख देते हैं। इसका नाम क्यों पड़ा, इसका नाम रख पढ़ने के पीछे एक रीजन है। क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए जिस कांस्टेंट का यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो क्या सर आप कांस्टेंट बोले तो सी से है, कभी के भी आ जाएगा, कभी आर भी आ जाएगा, कभी जी भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। शक्ल सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबका नाम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पहला नाम होगा। बच्चा पैदा हुआ तो पहला नाम उसका रखा, फिर चुन्नू मुन्नू, तो ये सब जो है नाम, पहला जो रियल नेम है उसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। अब उसका नाम रखाएगा रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये सब नाम। ठीक है, सिचुएशन के फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये सब कहलाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब बोला जाता है कि कांस्टेंट जो आप लेकर आए कुक्कू मामा, ये कांस्टेंट क्यों लेकर आए, तो इसका सवाल का जवाब अब आपको दिखाते हैं। ठीक है, बेचारे सबके घर में इनकम सेविंग्स चलता रहता है, हम लोग मिडिल क्लास के हैं आदमी, सब चलता रहता है ना। इनकम हुआ, अच्छा इतना इनकम है तो सेविंग थोड़ा सा हो जाना चाहिए था इस मंथ में। तो चलो इस कहानी से हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन का एंट्री क्यों हुआ। एंट्री हुआ, उसमें कांस्टेंट क्या इंपॉर्टेंस रखता, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो क्या ऐसे भी काम हो जाता। अब देखते हैं, इनकम जो है वो डिपेंड, सेविंग जो है वो डिपेंड किस पर करता है, इनकम पे।
मतलब इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेविंग। जिस हिसाब से हम इनकम करेंगे उस हिसाब से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सेविंग कर पा रहे हैं। इतना तो बात समझ में आया। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो संकेत चाचा ने लगा दिया था। ठीक है, अभी अगर इनकम 20,000 है तो उस टाइम पर, सपोज उस टाइम पर आपके पास जो सेविंग है वो कितना है, 10,000। ठीक, तो ये दोनों का रिलेशन है कि भैया 20,000 कमा रहे हैं तो 10,000 बच पा रहा, तो 40 जब कमा रहे हैं तो कितना बच पा रहा, 20,000 बच पा रहा। तो एक तरह का रिश्ता देखा गया इनकम और सेविंग के बीच में। तो रिश्ते के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यूज कर दिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अब सवाल उठता है कि जब कभी भी आप बताओ कि 20,000 रुपए हैं, ठीक है, अच्छे से समझोगे, 20,000 रुपए को हम लोग को क्या बदल, इक्वेशन में बदल ले, तो क्या 20,000 को 10,000 के बराबर लिख सकते हैं क्या? कभी नहीं लिख सकते हैं ऐसा। तो एक चारा इक्वल तो है लेकिन इसको लिख नहीं सकते। तो एक चारा क्या है उसके अंदर देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बात तो बन जाएगा। मतलब अब जो एंट्री हुआ है वो किसका हुआ है, कांस्टेंट का। ठीक है, इसी तरीके से अगर 40,000 इनकम है और क्या ये 20,000 के बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। लेकिन जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए अब सही है। तो ये रिश्ते को मजबूत करने के लिए जो रिश्ता लगा हुआ था उसको शादी तक पहुंचाने के लिए कांस्टेंट का एंट्री हुआ। तो इक्वेशन वाली शादी हम लोग पहले देखे हैं। तो इक्वेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है अब समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए वाई कांस्टेंट इज यूज्ड ऑन रिमूविंग प्रोपोर्शन टू, क्या लिखा हुआ, फॉर कन्वर्ट प्रोपोर्शनल टू इक्वलिटी। किसके लिए, प्रोपोर्शनल को किसमें, इक्वलिटी में चेंज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट ग्राफ में देखते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। मतलब एक ही क्वांटिटी है, एक ही क्वांटिटी ए है जो दो अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू सी। ये क्या है, बी इंटू सी, मल्टीप्लीकेशन में है कि नहीं है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्या हम b प्लस सी नहीं लिख सकते हैं सर? तो इसका अब आंसर मिलता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं लेकिन एडिशन क्यों नहीं कर सकते, इसका सवाल का जवाब देखिए। ये क्या है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b इंटू सी, मल्टीप्लीकेशन वैलिड होता है प्रोपोर्शनलिटी के लिए। उसी चीज को समझ रहे हैं, उसी चीज को समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं कि अगर b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 3 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया, 6। k आया किस लिए, k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। b क्या 3 है, 4 है, तो कितना आ गया फिर 12 आ गया वैल्यू। तो अब इसको क्लियर करते हैं, b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, यहां 6 हुआ, यहां क्या हो गया 12 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का इंपैक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का इंपैक्ट कहां पड़ रहा है, किस पर पड़ रहा है, ए पर। है अलग अलग लेकिन दोनों का प्रोडक्ट का असर जो पड़ रहा है वो किस पर, ए पर पड़ रहा है। जब ये 2 था, 3 था तो 6 हुआ, जब ये 3 है, 4 है तो कितना हो जा रहा, 12 हो जा रहा। तो दोनों वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होकर भी ज्वाइंट इंपैक्ट डालता है। अगर बी भी डबल हो गया और सी भी, तो ए कितना हो जा रहा है, 4 टाइम्स हो जा रहा। ये दिखा, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल ग्रोथ। चलिए अब दूसरे वाले का आंसर देखते हैं। मतलब यहां क्या समझे हम लोग कि जब कभी भी ए और बी में चेंजेस हो रहा है तो पूरा इंपैक्ट किस पर पड़ रहा है, ए पर। अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो ही सही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर एक चेंजेस हो रहा है तो दूसरा भी चेंज होना चाहिए। अगर 2 टर्म पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों चेंज होगा तो उसका असर ए पे भी दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों चेंज हो रहा है और वही का वही है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। यही गड़बड़ होता है बी प्लस सी में। यहां पे देखिए, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले कि अगर b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जा रहा है 4। भाई वो अच्छी बात है, ये 4 है, 4 है, ये कितना हो जा रहा है 8। यहां तो लग रहा है कि चल रहा है भैया, काम बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा, क्योंकि 2 2 और यहाँ क्या हो जा रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, 4 यहाँ भी कितना हो जा रहा है 2 टाइम्स हो जा रहा है कि नहीं।
मतलब ये अगर डबल हो जा रहा, बी 2 से 4 हो जा रहा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए जो है वो भी क्या हो जा रहा, 4, 4 से क्या हो जा रहा, 8, ये ए का है, ठीक है। बी जब हो जा रहा, सी में भी यही हालत है, सी जब डबल हो जा रहा तो ए देख रहे हैं, तो सही है। अभी हम पढ़ें कि अगर एक चेंज होता है या एक क्वांटिटी दोनों पे डिपेंड कर, दोनों अगर चेंज हो रहा उसका इंपैक्ट दिखना चाहिए। यहां तो दिख रहा है हमको, 4 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है। लेकिन अब ध्यान देना है अगला वाले पॉइंट पे कि b का वैल्यू 10 है, इसका c का वैल्यू 1 है, तो टोटल कितना आया, 11 आया जोड़ने से। b का वैल्यू 5 और 6, देखो 5 और 6, तो कितना आया, फिर 11 आया। यहां इंपैक्ट खत्म हो गया, देखो तो अभी ये 10 से 5 बन गया, 1 से 6 हो गया, लेकिन ये 11 का 11 ही रहा। इसको होना चाहिए था चेंज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो चेंज होना चाहिए, तो इसका इंपैक्ट ही नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए एडिशन का कोई इंपैक्ट नहीं दिखता है प्रोपोर्शनलिटी साइन पर, सिर्फ कौन सा दिखता है, मल्टीप्लीकेशन है। बात क्लियर हुआ, समझ में आई बात कि 10 और 1 था, दोनों को ऐड किया तो 11 है, और 5 और 6 फिर भी क्या आया, 11। चेंज होना चाहिए था ना ये, तब ना हम बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी है। जो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, ये कहां हो रहा है, 11 तो 11 फिक्स हो जा रहा, इसीलिए एडिशन कंसिडर नहीं करते हैं। इसी को एग्जांपल से, फिजिक्स के एग्जांपल से, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मल्टीप्लीकेशन है, सही है, लेकिन फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट लिखना गलत है। क्लियर हो गया, हो सकता है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है पूरा क्लियर हो गया, मतलब एक डिपेंड हो रहा है दूसरे पे, दूसरा क्वांटिटीज पे, तो असर होना चाहिए। चलिए, हाउ फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कैसे पकड़ते हैं, अब ध्यान से समझना, इस चीज को सीखे हुए। ए इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी है, तो ये जब हट गया याद करो, तो इक्वल आ गया और के आ गया। अब के कांस्टेंट था तो के का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी, सीधा, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। अब एक बात को अगले स्लाइड में समझाते, इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, इसको समझते हैं। क्या हम बोला जा रहा कि अभी एक बात समझे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हम लोग इक्वल का साइन और के का साइन आता है, उल्टा भी होता है, इसको समझना है। क्या समझना है कि x इज इक्वल टू अगर 5y लिखा हुआ है, तो ये तो शादी हो गया है। अब रिलेशनशिप, दोनों x और y में क्या रिलेशनशिप है भैया, तो x और y में क्या रिलेशन है, ये इक्वल है, ये कांस्टेंट है ना। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये इक्वल हो गया, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो इक्वल और कांस्टेंट के जगह पे भी तो लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो जब कभी भी ये रिलेशनशिप पूछेगा तो यही काम करेंगे, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। चलो एक और एग्जांपल, एफ इज इक्वल टू लिखा हुआ जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, अच्छे से कहेंगे, ठीक है। यहां देखिए ये इक्वल है, और जी ये क्या है, इक्वल, और ये कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 m2 बाई क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अगर m1 m2 में बोलेगा तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2 के, लेकिन f जो है वो क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर स्क्वायर के, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और देखो, अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि सपोज x इज इक्वल टू वी टी लिखा हुआ है, ठीक। अब आपसे हम पूछते हैं कि अच्छा बताओ x और v में क्या रिलेशन है, तो आपको सामने सामने दिखा तो आप क्या लिख दोगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब सर इक्वल है, तो डायरेक्टली जब लिखे तो इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहां कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, t, t कैसा कर रहा, कांस्टेंट का काम। क्लियर हुआ, बात समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। x इज इक्वल टू वी टी लिखा हुआ था, अभी हम पूछे x और v में क्या रिलेशनशिप है, तो आप x इज डायरेक्टली क्यों लिख दिए, डायरेक्टली कब लिखते हैं, जब इक्वल होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो इक्वल तो दिख रहा है, कांस्टेंट कौन है, जो बच गया है, ठीक है। अभी इसी को हम बोलते हैं x और t का रिलेशनशिप बोलिए, तो आप बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या सर, t, फिर बोलते कि सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप क्यों लगा दिए, यहाँ कांस्टेंट तो नहीं था, कांस्टेंट है वो आपको देखना है, इक्वल तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब v क्या काम कर रहा है यहाँ पर, कांस्टेंट का। ये बात समझ में आया, क्लियर हुआ कब हम लोग काम करते हैं इस तरीके का। चलो मतलब इक्वल से ये
अब एक रिलेशनशिप, और इसी इसी क्वेश्चन में बोलते हैं कि वी और टी में रिलेशनशिप बताइए। अब ध्यान से देखना है, यहां पर अच्छे से देखना है। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में करके बताते हैं। x इज इक्वल टू वी टी था। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि v और t में रिलेशनशिप बताइए, v और t में क्या होगा। ठीक, आप देख रहे हैं कि अच्छा ये v और t एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जब कभी भी रिलेशनशिप हम लोग करने जाते हैं तो देखते हैं कि एक LHS की तरफ होता है, एक RHS की तरफ होता है, तभी हम लोग जोड़ पाते हैं। मतलब करने का मतलब रिलेशन बाइंड अप कर पाते हैं। जैसे अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम y लिख रहे हैं तो ये LHS साइड में है और ये कैसा है, RHS साइड में है ना। तब हम लोग बोल पाते हैं कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली, तो ये इनडायरेक्टली हुआ। अगर हम लिख सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v लिख रहे हैं, तो हम लोग क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एक LHS साइड में है और दूसरा RHS साइड में, तब हम लोग रिलेशन बता पाते हैं कि डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली। ये मेरा थ्योरी है समझने का, एकदम बेसिक से। लेकिन यहां देख रहे हैं कि दोनों तो एक ही साइड में है और हमसे पूछ रहा v और t के बीच का रिलेशन, तो सबसे पहले क्या करते, एक को LHS के साइड में रख देते, एक को RHS के साइड में, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। मतलब जब कभी भी रिलेशनशिप को देखना है तो एक LHS दूसरे RHS साइड में रख के देखेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। जब हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू वी टी लिखें, तो अगर हम v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बाई टी लिख सकते हैं कि नहीं। बहुत अच्छा, आराम से लिख सकते हैं। अब बात समझ में आया। अभी अब क्या पूछ रहे थे सर, वीटी पूछ रहे थे, ठीक है। वी देखिए आपका LHS पोर्शन में हो गया और टी देखिए RHS साइड में आ गया कि नहीं। अब आप रिलेशन बताओ, तो अब एकदम आराम से बताएंगे बहुत अच्छा तरीके से कि सर वी है और ये देखिए उल्टा है, तो यहां हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसका लॉजिकल आंसर भी मिल सकता है कि इस कंडीशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन लिए हैं वहां पे इक्वल है और एक्स कैसा काम कर रहा, कांस्टेंट का। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गया, ठीक है। तो कब क्या होता है ये क्लियर है कि कब हम लोग डायरेक्टली कैसे लगाते हैं इन्वर्सली, ये एक बेसिक तरीका है। एकदम स्टार्ट से अगर वीडियोस को देखोगे तो हर एक चीज की कहानी एकदम क्लियर होगी और कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसके अंदर। ये जो इतना डिटेलिंग किए कि कब देखना, बस याद रखोगे कि कभी भी इस तरीके का आता है। जैसे एक और आता है v बाई टी, एक और दे देते हैं v बाई टी इज इक्वल टू के लिखा हुआ। अब आपसे पूछता है कि v और t के बीच में रिलेशनशिप बताइए। अब ध्यान देना, हम क्या बताएं कि जब कभी भी आपसे पूछेगा कि कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली, तो आप एक को LHS साइड में रखो और एक को RHS साइड में रखो, काम बन जाएगा। तो दोनों तो एक ही साइड में, तो v इज इक्वल टू हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, KT लिख सकते हैं। अब आप देखो v और t आमने सामने है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। होप एकदम क्लियर हो गया होगा। बार बार देखो, और कोई भी डाउट होता है तो एकदम पूछो। आई एम ऑलवेज रेडी एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।